हेलो कंप्यूटर्स, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी में। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आज मैं आपको एक बार फिर से 50 एमसीक्यू आज आधुनिक भारतीय संविधान का लाया हूं, जो यूपीएससी, बीपीएससी, आईडीओ और जेपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। तो बिना देरी किए हुए, मैंने पिछले भी क्लास में आपके आधुनिक भारत का जो मैं टॉप 50 एमसीक्यू करवा रखा हूँ। और आपको रही बात कि इससे एक क्वेश्चन से इसके एक क्वेश्चन से आपका कई मतलब क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और आपके उस टॉपिक के बारे में आपका कहीं ना कहीं बहुत सारे जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप जाके वैरायटी ऑफ एग्जाम स्टडी एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी पे जाके आप जुड़ सकते हैं, ताकि उससे आपको पता चले कि कौन से मतलब वीडियो अपलोड हो रहा है और आ रहा है। मैं आप लोग के लिए बहुत मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि इससे आपका भारतीय संविधान में बहुत सारे टॉपिक कवर अप हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलते हैं पहला पहला मुद्दा पे आज चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। तो स्टार्ट है। पहला पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। पहला क्या है, भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। दूसरा क्या कहता है, संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। थर्ड, मूल संरचना सिद्धांत संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है। अब इसका सही कथन चुनिए। पहला में क्या है, एक और दो। बी में क्या है, दो और तीन। सी में क्या है, एक और तीन। और डी में क्या है, एक दो तीन। ठीक है, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा इसमें, तो इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन संसद द्वारा तो किया जाता है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन मूल संरचना सिद्धांत संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। और भारत का संविधान जीवंत है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो इससे क्या होगा, एलिमिनेट से एक और दो हो गया। तो यानी ए मेरा फर्स्ट का पहला क्या क्या आंसर है, तो ये है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मूल संरचना के बारे में क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है। तो मूल संरचना का अर्थ होता है वो बुनियादी विशेषताएं जिन्हें संसद क्या करता है, संशोधन करके बदला जा सकता है। मतलब उसमें बदला या समाप्त नहीं किया जा सकता, सॉरी, नहीं किया जा सकता है। ये सिद्धांत कहाँ से आया था, तो केशवानंद केशवानंद भारती वर्सेस मतलब बनाम केरला राज्य के मामला आया था। कब आया था, 1973 में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया था, तो निर्णय में कहा था कि संसद को संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन वो क्या है कि जो संविधान की मूलभूत जो संरचना है उसको बिना नुकसान पहुंचाए ही कर सकते हैं। जैसे क्या, फंडामेंटल राइट, न्यायिक समीक्षा और पावर सेपरेशन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि को बिना इसमें क्या करना है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसी से मतलब कौन कौन मतलब मूल संरचना जो सिद्धांत होगा वो कौन कौन रहेगा, तो फंडामेंटल राइट रहेगा, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू रहेगा, पावर ऑफ सेपरेशन रहेगा, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा था फर्स्ट वाले में कि जीवांत दस्तावेज। तो जीवांत दस्तावेज का मतलब क्या होता है कि संविधान है जो समय और समाज और परिस्थितियों के साथ विकसित होता रहता है। ये स्थिर मतलब दस्तावेज नहीं है, बल्कि लचीला और गतिशील है। आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि जैसे हम लोग इंसान हैं, इंसान में समय समय के साथ क्या होता है, समय के साथ ही सीखता है और बदलता है। तो उसी तरह जो संविधान भी है कि संविधान में भी क्या है, समाज के बदलाव के अनुसार ही खुद को ढालता हुआ जाता है। जैसे कोई भी कानून लाना है, नया कानून, जैसे आईटी एक्ट ही आया, तो पहले आईटी के बारे में इतना नहीं था संविधान में, तो बाद में संशोधन करके वो लाया गया था। चलते हैं, तो इसी कारण इसको जीवांत कहा गया है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से था, तो अभी पढ़े थे, भारतीय केशवानंद भारती किससे आया था, 1973 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए असर्शन कथन में कहता है, ये कहता है क्या, असर्शन संविधान के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कारण क्यों,
ये राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन देता है। कौन? नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें सही विकल्प चुनिए। तो ए में कहता है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ए और दोनों सही है, लेकिन पर आर रीजन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, मतलब आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? जैसे संविधान का नीति नीति निर्देशक, इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए, संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा तो परिवर्तनीय आपका नहीं है, ठीक है, ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने हेतु क्या है, संविधान के नीति निर्देशक सामाजिक आर्थिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए ये क्या है कि आपको क्या करने के लिए आया था? स्थापित करने के लिए हेतु मार्गदर्शन देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, पर आर क्या होता है, आर इसकी व्याख्या जो है क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो डिटेल में क्या करते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानते हैं। तो ये कौन सा भाग में है? तो भाग 4 में है। आर्टिकल कौन से 36 से 51, 36 से 51 तक है। फिर ये क्या बताता है कि डीपीएसपी मतलब किस लिए आया था? तो आदर्श, ये है एक आदर्श सिद्धांत है जिनके आधार पर क्या है, राज्य कानून बनाता है और ये न्यायालय में लागू नहीं होता है। जो देखिए, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना था, कल्याणकारी राज्य लाना था। ठीक है, कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना था। अब थोड़ा सा मौलिक अधिकार और जो है डीपीएसपी में आता है अंतर। तो देखिए, मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू होता है, मतलब न्यायालय द्वारा ये मतलब परिवर्तनीय है, लेकिन डीपीएसपी नहीं है। नैतिक एवं राजनीतिक दायित्व को कौन बताता है? डीपीएसपी बताता है। और पॉलिसी जो होता है, नीति जो है, नीति के डायरेक्शन भी, मतलब दिशा निर्देश, ये तय करता है कौन? डीपीएसपी। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद गरिमा के साथ, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर पे क्या है, कौन सा अनुच्छेद गरिमा के साथ जीवन से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 है। कौन सा है? आर्टिकल 21 है। ये देता है हमारा आर्टिकल 21, समझे? अब इसमें क्या है कि आपका, एक मिनट, आपको इसमें क्या है, आपको सॉरी, यहाँ पे जो है कि आर भी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ये सॉरी सॉरी इसमें क्या है कि राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना कि डीपीएसपी क्या कर रहा है कि सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना भी है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसी के कारण क्या है कि न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, सॉरी। अब 4th नंबर मुद्दा पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद जो गरिमा के साथ, कौन सा अनुच्छेद गरिमा के साथ जीवन जीने का था? आर्टिकल 21, 4 का सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा हम लोग जान जाते हैं कि फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं। तो ये क्या है कि भाग 3 में है, भाग 3 में 12 से 35 में, 12 से 35 में। और ये क्या देता है, नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता और गरिमा के लिए ये मतलब अधिकार देता है। ठीक है, नागरिकों को कैसा अधिकार है? स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का अधिकार देता है। और इसका प्रकार कितने प्रकार के हैं? तो ये अभी तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन पहले शुरुआती में 7 प्रकार के थे। जो संपत्ति का अधिकार है उसको मतलब 44वां संविधान संशोधन संशोधन द्वारा 1978 में इसको कहाँ डाला गया था? तो आर्टिकल 300 ए में इसको डाल दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। और इसको कैसा अधिकार बना दिया जाए? तो ये कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। कौन? संपत्ति का अधिकार। पहला में क्या है कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो 14 से 18 है। और सेकंड क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, 19 से आपका 22 तक। और थर्ड में है धर्म शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ये है 23 से 24। आपका चौथा कौन सा हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। और पांचवा कौन सा है अधिकार? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। शैक्षणिक अधिकार जो कहाँ से कहाँ तक है? 29-30। और लास्ट जो है संवैधानिक उपचार, जिसको भीमराव अंबेडकर जी संविधान के आत्मा का भी आत्मा बोले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा? जो पीछे पड़े तो संपत्ति का अधिकार, ये कहाँ चला गया? आर्टिकल नंबर 300 के ए में ये कानूनी अधिकार बन गया। ठीक, देखिए पीछे जो पढ़े हैं हम लोग उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो संवैधानिक जो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का शब्द का प्रयोग किस निर्णय में प्रमुख रूप से हुआ था? किसमें? केशवानंद भारती, नवजोत सिंह जौहर में, या एस आर बॉम्बे में, या मेनका गांधी में? तो ये कहाँ कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नवजोत सिंह जौहर में। नवजोत सिंह जौहर में। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि नवजोत सिंह जौहर, ये पहले तो ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है। तो ये क्या कहता है कि संविधान जो है, संविधान के मूल्य और सिद्धांत एवं भावना जो होता है उसका ये सम्मान करता है। कौन? संवैधानिक नैतिकता। और ये क्या करता है कि सत्ता और संस्थाओं और जो नागरिकों का जो संविधान के अनुसार आचरण करने का ये बतलाता है। क्या? संवैधानिक नैतिकता। नवजोत ये जो सिंह जौहर केस जो आया था, आपका आया था 2018 में। ये किस लिए आया था? तो एलजीबीटी क्यू जो प्लस के लोग थे उनके अधिकार के लिए ये आया था। उसी में ये संवैधानिक नैतिकता के बारे में न्यायालय ने ये बताया था, न्यायालय द्वारा बताया गया था। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, मतलब कौन सही है? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार देता है। भाग चौथा नीति निर्देश, ये तो मिला हुआ है। ए का 1 ही होगा, बी का 2 ही होगा, और सी का 3 होगा, डी का यानी सही ए होगा। ठीक, क्यों? अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि प्रस्तावना, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने बोला था? तो प्रस्तावना पहले होता क्या है? तो भारतीय संविधान का ये क्या है? परिचय और आत्मा है। ठीक, इसमें क्या होता है? संविधान के उद्देश्य और आदर्श एवं मूल्य, जो मूल मूल्य होते हैं, मेन वैल्यू जो होते हैं, उसको ये बताता है। कौन? प्रस्तावना बताता है। और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये संविधान संशोधन मतलब क्या होता है? परिवर्तन किया जा सकता है और जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा इनका टाइप्स भी जान जाते हैं। तो पहला टाइप साधारण बहुमत। साधारण बहुमत जिसके लिए क्या है कि नए राज्यों के लिए होता है, गठन के लिए, और राज्यों को सीमा बदलने के लिए। कौन? साधारण बहुमत से। अब होता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत के तहत क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं जो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जो बाकी संशोधन है। और एक होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से, जो संघीय ढांचे से जुड़े विषयों को मतलब मामले में वो क्या करता है? विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति आता है। मिनिमम मतलब आधा राज्यों की मंजूरी भी होना चाहिए, किसमें? विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति में। तो इससे कौन सा आंसर है? तो ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करता है? आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल के निर्णयों के अनुसार निजता क्या है? कानूनी अधिकार है, प्रकृति अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मुद्दा पे चलते हैं कि कौन सा इसमें 9वां क्या कहता है कि कौन सा संघवाद, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ये अब 9वें क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में क्या कहता है कि कौन सा संघवाद को मजबूत
करता है। तो कौन करता है? अनुच्छेद 356 करता है, या वित्त आयोग करता है, या राष्ट्रपति शासन करता है, या राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति करता है। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। अब ये फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के तहत आता है, और ये है क्या? संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और ये क्या करता है, कैसे बनाता है? राज्य और केंद्रों के बीच क्या करता है? वित्तीय संसाधनों का न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा करता है। इसका गठन जो होता है हमेशा प्रत्येक 5 वर्षों में राष्ट्रपति के द्वारा इनका गठन होता है। किसका? वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक राष्ट्र एक संविधान की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो आर्टिकल 370 के अनुच्छेद 370 के माध्यम से। क्यों? क्योंकि एक संवैधानिक मुद्दा पे चर्चा हुआ था जब 5 अगस्त 2019 में जो बीजेपी गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या किए थे? बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल जो 370 था वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर अपना एक अलग संविधान रखता था। इससे क्या हुआ कि वहाँ का संविधान हटा, और ये भारत के संविधान ही वहाँ लागू हुआ। इसलिए एक राष्ट्र एक संविधान की अवधारणा कहाँ से जुड़ा होता है? आर्टिकल 370 से। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? देखिए इसमें क्या है ना कि ऐसे निलंबित तो मौलिक अधिकार का कुछ भी चीज मतलब किया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ मेनली है कि यहाँ पे तो आंसर मौलिक अधिकार ही होंगे आपका। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 जो होता है वो आपका जीवन जीने का गरिमामय पूर्वक से देता है, तो जीवन की स्वतंत्रता को नहीं ये आपका निलंबित किया जा सकता। बाकी नीति निष्ठा मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना निलंबित हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। थोड़ा अब आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं। आपातकाल क्या है? भाग 18 में 18 आर्टिकल 352 से 360 तक है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक नेशनल इमरजेंसी होते हैं जो आर्टिकल 352। सेकंड आपका हो गया क्या? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356। और थर्ड आपका कौन सा हो गया? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय आपातकाल ये अभी तक नहीं लागू हुआ है, बाकी ये दोनों लागू हो चुका है 360 में वित्तीय आपातकाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य की सकारात्मक भूमिका किससे संबंधित है? राज्य की सकारात्मक भूमिका किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व से। पीछे ही पढ़े हम लोग। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या क्या? न्यायिक सक्रियता का उदाहरण क्या है? तो न्यायिक सक्रियता का उदाहरण आपका पीआईएल है। थोड़ा पीआईएल के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि पीआईएल किसे कहते हैं, मतलब ये जनहित याचिका किसे कहते हैं। तो ये क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी जागरूक या संस्था जो है, या संस्था जागरूक आदमी या संस्था क्या करेगा? न्यायालय में जाकर क्या दायर कर सकता है ये पीआईएल। ये कहाँ कहाँ करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है आपका 226 के तहत ये क्या करता है? देखता है, मतलब इनके तहत दायर किया जा सकता है। अब ये क्या है? किस विषय पर ये पीआईएल दायर हो सकता है? तो मानवाधिकार पे हो सकता है। जो मानवाधिकार का उल्लंघन होता है उस पे हो सकता है, पर्यावरण पे हो सकता है, संरक्षण पे हो सकता है, भ्रष्टाचार पे हो सकता है, जेल पे हो सकता है, बाल श्रम पर हो सकता है, महिला महिला सुरक्षा और सरकारी लापरवाही के विषयों पर ये पीआईएल दायर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो है, यानी यहाँ पे 16 नंबर लिखा गया है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, मिसमैच हुआ है इसमें। अब देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को नियंत्रित करता है। सेकंड में क्या कहता है कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होता है। थर्ड क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अभी देखिएगा कि परिवर्तनीय नहीं थे, ये तो मूल कर्तव्य केवल नागरिक पे भी नहीं होता है। समझे कि मूल कर्तव्य जो है आपका सिर्फ नागरिक पे ही नहीं होता है, तो परिवर्तनीय नहीं है। तो सही कथन जो है क्या है? नीति परिवर्तनीय है। तो
आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन-सा कथन सही नहीं है? कौन-सा कथन सही नहीं है? तो आप सॉरी कौन-सा कथन सही है? तो आपका कौन-कौन से है? तो 16 का आपका ये केवल ये हाँ, सॉरी केवल ये नागरिकों पर होता है और ये तो परिवर्तनीय नहीं है। तो एलिमिनेट करके यहाँ पे से निकल सकता है कि कहाँ-कहाँ 3 है, तो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है और बी में भी 3 है। तो ये तीनों तो नहीं होगा, तो यही होगा। मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को नियंत्रित करता है, ये भी करता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, समानता के अधिकार का वास्तविक अर्थ क्या माना जाता है? तो समानता का वास्तविक अर्थ जो माना गया है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, सभी को समान व्यवहार नहीं, सभी को एक सा कानून नहीं, सामाजिक समानता, यहाँ सबसे जो मेन आ रहा है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। अब क्या है, मतलब ये समझे, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। ये नहीं कि सभी लोगों को मतलब हो जाएगा कि अपराधी के साथ भी वही व्यवहार। मतलब अगर हम अपराध नहीं किए हैं, तो भी वही व्यवहार और अपराध जो किया है उसके साथ भी वही व्यवहार, ये ऐसा नहीं होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो मतलब इस क्वेश्चन के साथ मतलब जुड़ता है, जो सही माना गया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन-सा निर्णय अनुच्छेद 21 के विस्तार से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मेनका गांधी का जो केस आता है उसके। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में एक मामला आया था, क्योंकि सरकार क्या हुआ था, इनका पासपोर्ट जो होता है, पासपोर्ट जब्त कर लिया था, बिना कारण बताए। कोई कारण भी नहीं बताया, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, ये इसी कारण ये बाहर नहीं जा सके। तो ये अपना पीआईएल दायर के तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि देते हुए क्या कहा, आर्टिकल 21 का जो व्यापक विस्तार किया। क्या कहा कि कानून जो है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय संगत और उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए, ना कि मतलब आप ऐसे ही कुछ बिना तर्क के ही आप ये कर दें। तो आर्टिकल 21 जो होता है आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, तो हम लोग पीछे पढ़े। अब चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 19 नंबर कौन निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 21 अभी पढ़े। आगे चलते हैं आपका 21 नंबर सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा भारत में किस केस से लागू हुआ था, कौन सा मामले से लागू हुआ था? तो यहाँ पे बताना है कौन सा केस। तो ड्यू प्रोसेस लॉ जो है आपका आपका कौन से हुआ था, ये हुआ था आपका कहाँ से, आपका जो यहाँ पे जो मेनका गांधी जो पीछे हम लोग पढ़े, उन्हीं के केस से जो 1978 में था, उन्हीं के व्यापक करते हुए आर्टिकल 21 में ही लिखा गया था कि कानून सिर्फ मतलब क्या है, विधि द्वारा समुचित प्रक्रिया होता है इसका मतलब। तो कहा गया था कि कानून सिर्फ बना होना पर्याप्त नहीं है, कानून कानून को न्याय संगत और उचित तर्क संगत भी होना जरूरी है। तो ये किस में आया था, तो मेनका गांधी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संघीय निम्नलिखित में कौन सा संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो पहले क्या है, शक्तियों का विभाजन विभाजन, ये तो है। लिखित संविधान, ये भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। ये एकल नागरिकता हमारा नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये आपका 21 नंबर का कौन सा हो जाएगा, आपका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आप हम लोग थोड़ा-सा क्या कर लेते हैं, नागरिकता के बारे में भी थोड़ा जान जाते हैं। तो नागरिकता का क्या है? कहाँ गया? हमारा एकल नागरिकता। तो नागरिकता ये कहाँ से लिया गया था? आपका यूएसए में क्या है कि ड्यूअल नागरिकता है। ये कहाँ से हमारा लिया गया था? यूके से लिया गया है। क्यों? भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक है और ये क्या है कि राष्ट्र का एकता एवं अखंडता को मजबूत करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 22 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आपका 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान का कौन सा संशोधन स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देता है? तो ये हमारा देता है 73वां और 74वां, 73वां और 74वां। तो इसमें क्या हुआ था, 73rd एंड 74th में क्या क्या हुआ था, अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहले तो जानते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, स्थानीय स्वशासन वह व्यवस्था है जिसमें गांव और नगर के लोग अपने स्थानीय मामले का प्रशासन स्वयं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। ये कब आया था, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था
92 में उससे क्या आया था, पंचायती राज आया था, पंचायती राज आया था, जो किसमें है, भाग 9 में है, भाग 9 में है। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल आपका 243 से 243 ओ तक, समझे। और आपका 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में ही आया था, हुआ था, जिससे क्या आया था, नगर पालिका आया था, नगर पालिका। ये कौन सा भाग में है, तो भाग 9A में है, आर्टिकल 243 पी से जेड जी तक, जेड जी तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है, इन कथनों पे विचार करें। पहला में क्या है कि राज्यसभा संघवाद का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति संसद में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो इसमें कौन सा आपका सही है, A B C D, देखिए कौन सा सही है, तो हमारा बी सही, 1 और 3 है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनके सदस्य जो होते हैं 2 साल पर, प्रति 2 साल पे क्या करते हैं कि इनको बदलते हैं, ना कि इनका मतलब राज्यसभा एक अस्थाई अस्थाई सदन है, ठीक है, एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। राज्यसभा संघवाद का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें राज्यों का ही मतलब राज्य से जो प्रतिनिधि चुना के आते हैं वो इसमें बैठे रहते हैं, और यहीं से राज्य के बारे में मतलब क्या करता है कि राज्य पे कानून बनाया बनाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन के में संसद राज्य सूची पर कानून बनाता है, किसे, आर्टिकल नंबर 249 के तहत। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 24 नंबर, राज्य का दायित्व किस आधार से सर्वाधिक जुड़ा है, राज्य का दायित्व, तो हम लोग जानते हैं कि राज्य का दायित्व किससे जुड़ा हुआ है, 24 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आर्टिकल 21 इसको ध्यान में रख के ही बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। अभी आर्टिकल 21 के बारे में पीछे ही पढ़े हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 पे। तो असर्शन ये कथन क्या कहता है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। हाँ भाई, ये आत्मा कहा गया, किसने कहा था, तो बी आर अम्बेडकर ने किया था, और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु न्यायिक प्रदान करता है, ये भी सही है। तो 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका ए और दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, तो कैसे है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ये मौलिक अधिकार है। आगे आगे चलते हैं कि संविधान का प्रहरी किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को। तो ये बहुत सारे निर्णयों में अभी हाल फिलहाल के आप न्यूज देखे होंगे, तो उसमें भी कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, प्रहरी माने गार्जियन होता है, तो कस्टोडियल गार्जियन जो है, ये आपको कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। अब यहाँ पे क्या कर, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रहरी का काम क्या है। तो ये क्या करता है, आपका आर्टिकल आर्टिकल आपका 32 और 226 के तहत क्या करता है, रीट जारी करके ये आपका प्रहरी का काम कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है कि मतलब 18 जो अधिकार है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, न्यायिक, हाँ, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ये कर सकता है। मूल संरचना सिद्धांत की रक्षा करके ही कर सकता है, जो पीछे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद सामाजिक सामाजिक न्याय से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद सामाजिक न्याय से संबंधित है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 28 नंबर क्वेश्चन का सभी सभी हो जाएगा, आर्टिकल 14 भी, 15 भी, 16, ये आपका जो है समानता, और ये आपका रोजगार में समानता, ये भी समानता की बात करता है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में न्यायिक समीक्षा किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो कानून की संवैधानिकता जांचने के लिए ही तो न्यायिक समीक्षा होता है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, न्यायिक जो है समीक्षा, जो जुडिशियल रिव्यू है हमारा, जुडिशियल रिव्यू जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि किस लिए लाया गया था, तो ये न्यायिक समीक्षा की जांच हेतु लाया गया था। अब आगे चलते हैं, तो 30 नंबर क्वेश्चन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है कर्तव्य नहीं है, तो संविधान का पालन करना, ये भी है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, और सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करनी है। मतदान करना, ये क्या है, मतदान आप क्या है, कानूनी अधिकार है, क्या है, लीगल राइट्स है, जो आर्टिकल 326 के तहत क्या बोला गया है कि बेशक
एडल्ट जो है भारतीय नागरिक, वो क्या कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक रहेगा, वो और जिनका मतदाता सूची में नाम जारी रहेगा, मतलब जुड़ा रहेगा, वही क्या करेंगे, आपका क्या कर सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में, विधि का संसार, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में क्या कहा गया है कि का मुख्य अर्थ क्या होता है? पहले तो जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ, उससे आपका क्वेश्चन निकल जाए। कानून का क्या है? ये क्या है? रूल ऑफ लॉ कि सरकार भी कानून के अधीन होता है। इससे क्या होता है? सरकार भी कानून का अधीन है। इसलिए क्या कहता है कि कानून सर्वोच्च सर्वोच्च है, व्यक्ति नहीं। यहाँ पे क्या माना गया है कि कानून ही सर्वे सर्वा है, ना कि व्यक्ति, ना कि सरकार। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं इसके तहत। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कानून सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 क्या कहता है? कौन सा संविधान का लचीला तत्व है? तो संशोधन करने की प्रक्रिया भाई लचीला है, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 33 नंबर क्वेश्चन, एकल नागरिकता भारत में किस उद्देश्य से अपनाई गई थी? तो ये संघ को कमजोर करने के लिए तो नहीं, राष्ट्रीय एकता हो सकता है, राज्यों की शक्तिशाली बनाने के लिए नहीं, न्यायपालिका, क्योंकि राज्य इससे थोड़ी होगा, केंद्र में ये लागू होता है, न्यायपालिका को मजबूत करना, न्यायपालिका से ये संबंध ही नहीं रखता, तो इसलिए क्या करता है कि राष्ट्रीय एकता हेतु राष्ट्रीय एकता हेतु ही, मतलब ये पीछे भी हम लोग पढ़ गए हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, जो हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़े थे तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कहता है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार पूर्ण है, मौलिक अधिकार सीमित है, मौलिक अधिकार संशोधन से परे है, मौलिक अधिकार केवल युद्ध में निलंबित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल युद्ध में ही निलंबित होते हैं, हमारा जब आपातकाल लगता है तो उस समय निलंबित होते हैं। मौलिक अधिकार संशोधन से परे नहीं, संशोधन इसे किया जा सकता है। और आपका जो मौलिक अधिकार पूर्ण है, पूर्ण नहीं है या अपूर्ण है। और इसमें क्या है कि मौलिक अधिकार सीमित है, इसमें सीमा कुछ सीमाएँ हैं, ये सीमित है, ना कि असीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तो इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। भारत का संविधान लिखित है। हाँ, ये भाई लिखित है। भारत संघ में राज्यों को अलग होने का अधिकार है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। संविधान सर्वोच्च कानून है। हाँ, ये तो है। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा 36 का हमारा? ये हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय का सही युग्म बताएं। तो संविधान का आत्मा जो कहा गया था, किसको कहा गया था? आपको आपका प्रस्तावना को कहा गया था। और हृदय किसको कहा गया था? 32, मतलब आर्टिकल 32, 32 संवैधानिक उपचारों को। तो इससे क्वेश्चन कौन सा होगा? फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं हमारा यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा कथन संवाद को दर्शाता है? तो शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं, ये नहीं होगा। एकल संविधान नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि भारतीय संविधान में असर्शन क्या करता है? भारतीय संविधान न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। चलो ठीक है, ये भी सही है। संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अधीन होते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अधीन होते हैं, ये भी हमारा क्या सही है। और ये व्याख्या करता है, तभी तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये और आर सही है, और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 40वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 का सही अर्थ क्या है? तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से पढ़ते आ रहा है। केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो नहीं मान सकते हैं। इसमें क्या होगा कि गर्मा सहित जीवन जीने का जो स्वतंत्रता देता है, 40 नंबर क्वेश्चन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कल्याणकारी राज्य का ध्वनि? तो ये तो आप आराम से मार सकते हैं, डीपीएसपी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा निर्णय जो है समानता और समान व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो इसमें मेनका गांधी में ही ये चीज बोला गया था। आपका मेनका गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सॉरी नीचे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आपका 43। 43 क्या है? 43 में हमारा क्या कह रहा है कि भारत में
भारत में आपातकालीन शक्तियाँ किस कारण से जोड़ी गई थी? तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए नहीं, संघ को मजबूत करने के लिए आपका यही है, संघ को मजबूत करने के लिए, क्योंकि राज्य को स्वतंत्र बनाने हेतु तो नहीं, नागरिकों को सीमित करने भी के लिए नहीं ये लाया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति शासन पहला जो है, राष्ट्रपति शासन के में राज्य विधानसभा भंग हो सकती है। चलो ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा भंग हो जाती है। आपातकाल में अनुच्छेद निलंबित हो सकता है। तो राज्यपाल आपातकाल जो होता है उस समय आर्टिकल 19 जो होता है आपका भंग हो सकता है। थर्ड में आपका क्या कहा जाता है आपका देखेंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते, ये सही है। ये भी भंग हो जाता है क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19 और ये 20 और 21 कभी भंग नहीं होता है। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राज्य क्या है कि राज्य की सकारात्मक भूमिका की अवधारणा किससे होती है? सकारात्मक भूमिका की अवधारणा तो यहाँ पे डीपीएसपी में होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता सॉरी 46 नंबर संविधान संशोधन की सीमा निर्धारित करने वाला निर्णय कौन सा है? तो ये कौन सा है? केशवानंद भारती, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार पूर्णतः असीमित है? नहीं, ये असीमित नहीं है। नीति निर्देशकता तो मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है? ये भी नहीं है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशकता पूरक है, यही होगा। दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। तो 47 नंबर का सी हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान सम्मान, यही है। ठीक है, क्या है बी मतलब आपका 48 नंबर का क्या होगा? अच्छा ये भी है, राज्य को कोई धर्म तो है नहीं, सभी धर्मों का समान और धर्म और राजनीति का पृथक्करण भी है। ठीक है, अलग अलग है, तो इसलिए 48 का डी हो जाएगा। कैसे देखते हैं थोड़ा सा। राज्य मतलब कहता है क्या कि राज्य का किसी भी धर्म से पक्षपात न करना और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखना ही यह है। कब जोड़ा गया था ये सेकुलरिज्म? तो 42वां संशोधन जो 1900 आपका 76 में हुआ था, उसके तहत ये लाया गया था पंथ निरपेक्ष का अवधारणा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा अधिकार नकारात्मक अधिकार है? तो कौन सा अधिकार आपका नकारात्मक है? तो हमारा क्या है कि नकारात्मक अधिकार जो माना गया है यहाँ पर ना, ये आपका शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार या समान कार्य हेतु समान मतलब देने के लिए, तो ये माना गया है आपका नकारात्मक है। जीवन एवं क्यों? क्योंकि मतलब जो है नकारात्मक अधिकार का मतलब ही क्या होता है? एक नकारात्मक अधिकार का मतलब कि राज्य को किसी भी कार्य से मतलब रोकता है, यानी कि राज्य से कहता है कि ये हस्तक्षेप ना करे, तो ये क्या आता है? मौलिक अधिकार में आता है। तो इसलिए इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 51। 51 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है, दोनों के पास है। ठीक है, क्या है? दोनों का है। संसद न्यायिक पूर्वावलोकन को समाप्त कर सकता है। ठीक है, कानून में क्या कहता है कि ये नहीं, ये तो गलत है। न्यायिक पूर्वानुकरण संविधान की मूल संरचना का भाग है, पीछे भी पढ़े थे, तो इसलिए एक और दो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पूर्वावलोकन के बारे में पुनर्वलोकन के बारे में पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 137 के तहत क्या करता है? न्याय पूर्वावलोकन करता है, पुनर्वलोकन। और हाई कोर्ट जो करता है सीआरपीसी के तहत और आपका आईपीसी के तहत, जो अभी बदल गया, बीएनएस हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, करंट भी आप लोग पढ़ते चलिए डेली, तभी वहाँ पे पता चलेगा। और न्याय को अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए ही पुनरावलोकन किया जाता है। और जो पहले जो न्याय दे चुका है या उसमें जो कोई त्रुटियां रह चुका है, उसको सुधारने के लिए ही ये आपका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि असर्शन में क्या अनुच्छेद 19 में उल्लिखित है स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है? ठीक है, तो ये सही है। राज्य लोक व्यवस्था नैतिकता सुरक्षा के हित में उचित प्रबंध प्रतिबंध
लगा सकता है, नैतिक और लोक व्यवस्था के कारण। तो ये भी सही है, तो ये क्या है कि ए और आर से ही व्याख्या करते हैं। 53 क्या है? निम्नलिखित में कौन-सा अधिकार पॉजिटिव राइट है? सकारात्मक, अभी देखिए नकारात्मक पढ़े थे, अब सकारात्मक कौन-सा है? तो सकारात्मक हमारा कौन-सा हो जाएगा? आपका शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। आर्टिकल जो है यहाँ पे क्या है कि आपका शिक्षा का अधिकार जो राज्य भी ये पॉजिटिव अधिकार है। इसमें क्या होता है कि इसमें राज्य हस्तक्षेप करके ये ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी में वो दिया गया है आपका उल्लेख किया गया है उसमें। अब 54 में क्या है कि कौन सा कथन संविधान सभा से संबंधित सही है? संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित थी, ठीक है? पूर्णतः निर्वाचित थी। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि संविधान सभा में केवल एक महिला सदस्य थी, नहीं पूर्णतः निर्वाचित नहीं, नामित भी थे और केवल एक ही महिला नहीं थे और भी महिला थे। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, अनियमित आत्मसर्वित किया, ये सही है। संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। तो ये नहीं, संविधान सभा के लिए ऐसा नहीं, संविधान सभा के कारण ही हमारा संविधान निर्माण हुआ है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ। आज का सेशन टेलीग्राम चैनल जो वेब्स अकेडमी है और हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी चैनल है, उसको आप कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी बच्चों के पास जाए। और आपको कैसा हमारा सेशन लगा ये हमारे कमेंट में ज़रूर अपना अनुभव शेयर करें और लाइक करें। और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन मैं डेली लाते रहूँगा। और कृपया करके आज सुबह में जो द हिंदू का आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं लाया हूँ, आप प्लीज़ डेली देखा करिए। थोड़ा सा आज लेट हो गया था और कल से टाइम पे ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।